कहेंगे स्थानीय निकाय। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आपसे संबंधित टॉपिक है। ठीक, जैसे अपना जो देश है, इस देश में पावर बांटी गई है, ठीक है ना। अब वो पावर बटेगा कैसे, जरा देख लीजिए। जैसे केंद्र स्तर पे यानी पूरे देश लेवल पे एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश की देखभाल करती है। अब केंद्र सरकार इतना तो नहीं कर सकेगी कि आपके गांव में किस गली में सड़कें नहीं है या नाली नहीं है तो उसको आके बनवाए। तो उसके विस्तार हेतु एक काम और किया गया, एक राज्य स्तर पे पावर को बांटा गया जिसको राज्य गवर्नमेंट कहते हैं, यानी राज्य सरकार कहते हैं। ठीक, अब राज्य सरकार तो काम तो करेगा पूरे राज्य के लिए, लेकिन अब भी विकृतियां उत्पन्न होंगी। क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि राज्य गवर्नमेंट भी नहीं जान सकता कि आपके क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है। ठीक, लखनऊ में बैठा आदमी कैसे जान लेगा कि मिर्जापुर के इस गांव में कौन सी जरूरतें पड़ेंगी। तब इसको और बांटा गया। अब राज्य गवर्नमेंट में जैसे इसमें केंद्र से सांसद आ गए। सांसद देखिए अपने देश के विकास के लिए कितनी बॉडी काम कर रही है, एक व्यक्ति के विकास के लिए, फिर भी देश क्यों विकास नहीं हो पा रहा है, ये विचार करने वाली बात। ठीक, केंद्र स्तर पे यानी नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि हमारे यहाँ सांसद के रूप में हमारे आसपास है कि नहीं है। आपको अपनी कोई बात कहना है, केंद्र लेवल पे कहना है, तो डायरेक्ट आप किससे बात करेंगे? सांसद से बात करेंगे। अगर आपको अपनी बात राज्य सरकार को पहुंचाने होगी तो आपके क्षेत्र में एक विधायक चुना जाएगा। क्या? विधायक। ये विधायक आपकी समस्याओं को राज्य विधानमंडल के पटल पे रखेगा। ठीक, इसके अलावा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो नहीं जानते कि आपके गांव के कौन सी गली में कौन सा खड़ंजा बनाना है कि कौन सी नाली बनाना है। ठीक, अब उसके लिए एक और बॉडी आपको दे दी जाएगी जिसको स्थानीय निकाय कहते हैं, और स्थानीय निकाय का जो प्रतिनिधि रहेगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान, और इसी का दूसरा पुराना नाम मुखिया होता था। ठीक है ना। अब आपको 3 लोग हैं, आपको कुछ भी जरूरत है, आपको घर के सामने सड़क चाहिए तो सड़क अपने से नहीं बनाया जाता, सरकार का काम होता है। ठीक, अब ये अलग बात है कि लोग मजबूर हो गए, नहीं कोई सुना तो अपने से ही सड़क बनवा दिए, लेकिन सड़क बनाना सरकार का काम है। अगर आपके घर तक सड़क की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने प्रधान से कहेंगे कि प्रधान जी इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है ना। अभी इसको और तोड़ा जाए तो प्रधान के भी 2-4 अंग होते हैं जिनको सदस्य कहते हैं। हर एक वार्ड में एक सदस्य चुना जाता है। आप जिस वार्ड के हैं अगर उसमें समस्या है तो आप अपने सदस्य बोलेंगे, सदस्य प्रधान से कहेगा, प्रधान इसको बीडीसी वाले उसमें क्षेत्र पंचायत में रखेगा, ब्लॉक प्रमुख के सामने, ब्लॉक प्रमुख जिला स्तर पे रखेगा, जिला स्तर इसको विधानमंडल में, और जो भी राशि आएंगी उस राशियों से आपके यहाँ जल निकास प्रणाली बनाई जाएगी, नाली बनाई जाएगी, खड़ंजा और जो सड़कें होती हैं वो बनाई जाएगी। इसी को कहते हैं स्थानीय सुशासन। आइए इसके इतिहास के बैकग्राउंड से थोड़ा सा परिचय लेते हैं, इसका इतिहास क्या कहता है। ठीक, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए 1880 से लेके 84 तक भारत में एक व्यक्ति काम किया, ये इसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। ये जो लॉर्ड इरविन है, इन्हीं को पंचायती राज व्यवस्था का जनक या स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जिले का विकास हो सके इसलिए जिले तक के लिए इन्होंने बहुत अच्छा, जिले के लिए इन्होंने उस समय व्यवस्थाएं की थी, लोग अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सके। तो मैं कह सकता हूं लॉर्ड इरविन को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, सॉरी लॉर्ड रिपन है क्या? लॉर्ड रिपन, इरविन नहीं। इरविन तो 1932 ईस्वी में जब जो है गांधी और उनकी जो अम्बेडकर की वार्ता हुई तब आए थे। लॉर्ड रिपन है। ठीक है ना। कौन है? लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, या कह लीजिए अंग्रेज के समय में भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का भी मुकदमा भारतीय जज सुन सकते हैं, ऐसा काम लॉर्ड रिपन ने ही करवाया था। ठीक है ना। तो रिपन ने स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए स्थानीय सुशासन का जनक।
स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन बताया गया, ठीक है ना। अब आते हैं इसके इतिहास के बैकग्राउंड से थोड़ा सा परिचित होते हैं। दरअसल होता क्या था, जब अपना संविधान बना तो संविधान में एक आर्टिकल आया, ठीक है ना, आर्टिकल अनुच्छेद जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में काफी विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ कि एक व्यक्ति जो भारत का नीति नियंता तो नहीं है लेकिन भारत का सब कुछ है, अर्थात महात्मा गांधी, वो न संविधान सभा में बैठे थे न बोलने वाले थे, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता थी कि जिसको कह देगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक, यही रीजन है कि शास्त्री की जगह नेहरू जी को प्रधानमंत्री भी बना दिया गया, ठीक, पटेल जी की जगह। अब ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 40 के समर्थक थे गांधी जी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके विरोधी आपसे पूछेगा तो विरोधी कौन थे, तो विरोधी आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये क्यों विरोधी बने। दरअसल अंबेडकर का मामला मैटर था, ये पूरी की पूरी कहानी 1952 ईस्वी की चल रही, संविधान जब बना था उस समय ये बहस हुई थी। अंबेडकर जी का कहना था कि ग्राम का जो समृद्ध, गांव का जो समृद्ध व्यक्ति है वो अपने पावर से, ठीक है ना, अपनी पावर से और अपने पैसे के दम पे क्या करेगा, लोगों के अंदर डर बनाएगा। मनीष डर बनाने के बाद क्या कर लेगा, सबसे एक तरफ से वोट अपने तरफ कर लेगा और वो बार बार गांव का प्रधान बनता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि जब ये प्रधानी की शुरुआत हुई थी तो मुझे पता है एक एक प्रधान 20-20 साल प्रधानी करता था, ठीक है ना, लगातार 20 साल वो वर्चस्व में होता था तभी तो करता था। तो अंबेडकर जी का कहना यह था कि जो गांव में ताकतवर होगा पैसे से और शक्ति से, बल से, वही बार बार प्रधान बनेगा और जितने भी पैसा आएगा वो खुद पे खर्च करेगा, गरीबों को नहीं देगा। इसलिए ग्राम पंचायत को नहीं रखा जाए। जबकि गांधी जी कहते थे कि हमारे घर में किस चीज की कमी है ये दिल्ली में बैठा हुआ आदमी नहीं जान पाएगा, हम बताएंगे तब वो जानेगा। इसलिए हमको भी ताकत मिलनी चाहिए। हमको अगर हमको 1000 करोड़, अगर मान लीजिए 2-4 करोड़ हमको मिल गया और कह दिया अपने गांव का विकास करो, तो जिस गांव में हम हैं उस गांव के समस्याओं से परिचित होंगे, हम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कोई शहर में पैदा हुआ है, उसको गांव में भेज दीजिए और 1 करोड़ दीजिए, कहिए इसके गांव का विकास करिए, तो वो आएगा तो सबसे पहले कहेगा कि यार सड़क सही नहीं है, सड़क पे लाइट लगा दो, जिम नहीं है, जिम बनवा दो, ठीक। तो इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन ये तब पड़ेगी जब आपकी मौलिक जरूरत पूरी हो जाए। जैसे आप अपने घर में 4 व्हीलर खरीदने की आपकी क्षमता है, 5 लाख आप रखे हैं, आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी पहली जरूरत है कि आप पहले मकान बनवाइए। मकान है ये नहीं है 4 व्हीलर पहले लाख खड़ी कर रहे हैं, तो प्राथमिक जरूरत मकान होगी, मकान पूरा हो गया तब 4 व्हीलर होगा। तो ऐसे ही प्राथमिक जरूरत पूरी होने के बाद तब ये जिम की बात और चर्चाएं चलाई जाएगी। ये चीज कहना था गांधी जी का कि स्थानीय लोग जब शासन करेंगे तब उसका क्या होगा, पूरी तरीके से विकास हो पाएगा। तो मैंने क्या बताया, रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं, गांधी जी इसके समर्थक, अंबेडकर जी इसके विरोधी। इसके लिए कुछ समिति बनाई गई, समिति के बारे में देखिए, ठीक है ना। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 ईस्वी में 2 योजनाएं, एक योजना चलाई जिसको स्वास्थ्य मिशन कहते हैं, ठीक है ना। ये जो 1 रुपए की पर्ची कटती है, ठीक है ना, हॉस्पिटलों में गांव-गांव में होता है कि नहीं, प्राथमिक क्या कहते हैं उसको, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा। ऐसे प्राथमिक योजनाओं को लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 1952 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन इसकी शुरुआत की थी, ठीक। लेकिन गांव इससे जुड़ा ही नहीं, कोई इस योजना का कोई लाभ ही नहीं लिया, ना कोई इंटरेस्ट उसमें दिखाया। उसका 2 रीजन, पहली चीज तो जनता पढ़ी लिखी नहीं, दूसरी चीज प्रचार का कोई माध्यम नहीं। हम यहाँ कोचिंग खोल दिए हैं, प्रचार का कोई माध्यम ना हो और हम सोचे कि पूरा हिंदुस्तान इस कोचिंग के बारे में जान ले, तो कहीं ना कहीं ये एक असंभव वाली चीज हो जाएगी, नहीं जान सकता जब तक प्रचार का माध्यम नहीं होगा। तो अगले वर्ष 2 अक्टूबर के दिन 1953 ईस्वी में एक और योजना ये लेके आए, ठीक, प्रसार करके, उसको कहते हैं ग्रामीण प्रसार सेवा। प्रसार सेवा मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली सेवाएं, वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, नहीं चली। अब उसके बाद
ये नेहरू जी को समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही कि हमारी ये पूरी व्यवस्थाएं ग्राम तक पहुंच नहीं रही है, न लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक समिति बैठाया। उस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में बलवंत राय मेहता एक समिति स्थापित करते हैं और इन्हीं को स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण का जनक, यानी सत्ता पावर को विकेंद्रीकरण करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? वो बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता को विकेंद्रीकरण यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता इन्होंने एक सिफारिश की। क्या सिफारिश की? कि ग्राम पंचायत 3 स्तरों में बांटा जाए। देखिए, मैंने बताया अपना जो देश चलता है, सबसे पहले केंद्र सरकार आती है, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार आती है और राज्य सरकार के बाद आती है स्थानीय सुशासन। इसी को कहते हैं स्थानीय लोग, यानी प्रधानी, जिला पंचायत, बीडीसी वाला बात, ठीक है ना। ये पंचायत का चुनाव, इसके ऊपर राज्य, राज्य के ऊपर केंद्र। अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना। क्या समझना है? जो स्थानीय सुशासन है ये 2 तरीके से होगा। शहर के लिए अलग होगा और गांव के लिए, ग्राम के लिए अलग होगा। ये 2 व्यवस्था बनाई, ठीक। अब ग्राम में भी 3 स्तरीय चुनाव कराए जाएंगे। ग्राम में क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये सिफारिश बलवंत राय मेहता अपना सुझाव दे रहे हैं 1977 में। ये बता रहे हैं क्या क्या करना। सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत बोले तो प्रधान, ठीक। इसके बाद क्षेत्र पंचायत का गठन होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत का मतलब होता है पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत। इसका मतलब हो गया बीडीसी, ठीक है ना। बीडीसी भी चुनाव लड़ते हैं जब प्रधानी का होता है। इसके बाद तीसरी लाइन जो कहा वो कहा जिला पंचायत होना चाहिए, यानी जिला पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 बात किसने किया? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत या इसी का दूसरा नाम पंचायत समिति होगा, और तीसरी बात कहा जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला परिषद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सब विकास के लिए लगे हैं, इतने लोग लगे हैं ना, जितने लोग विकास, अब जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो, तो जितने लोग चाहते नहीं उससे ज्यादा तो मंत्री बैठे हैं तुम्हारा विकास करने के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उन्हीं का विकास हो जाता है, तुम्हारा हो नहीं पाता। अब जब पूरी तरीके से पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ है और खाता कौन है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा एक तरफ से पूरी कहानी, तब आपको एकदम क्लियर होगी, ठीक। आते हैं धीरे धीरे इसके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, और जैसे ही सुझाव दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हल्के में मन लेना, ठीक है ना। प्रथम प्रधानमंत्री राजस्थान के एक जिला है राजस्थान, इसमें एक जिला है नागौर। कौन सा जिला? नागौर, ठीक है ना। और नागौर में एक गांव है, गांव का नाम कोई बता सकता है? ठीक, तो नगडीह करके कोई गांव है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक, ठीक है ना। तो नगडीह या ऐसे करके कुछ गांव है, देख लीजिएगा, न से शुरू है, ठीक। इस गांव में पहली बार प्रधानी का चुनाव कराया गया। ये गांव आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव में पहली बार चुनाव कराया गया, ठीक है ना। ये क्या हुआ? चुनाव कराया गया और वहां पे पहली बार प्रधान की संकल्पना आई। क्या आई? प्रधान की कल्पना आई, ठीक है ना, कल्पना। दरअसल हुआ क्या था, जब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच मतभेद हो गया, अंबेडकर जी इसके विरोधी हो गए, गांधी जी इसके समर्थक हो गए, तब इसको क्या किया गया? डीपीएसपी में इसको शामिल किया गया। इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी को कहते हैं
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आपको मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक बात पढ़ाया था कि ये वाद योग्य नहीं होगा, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी मैंने बताया है 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से शुरू होता है 51 तक चलता है, बीच में 40 आया। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था ग्राम पंचायत का गठन। अगर कोई भी बात 36 से 51 के बीच में लिखा गया, यानी वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया, तो राज्य सरकार स्वतंत्र है उसको माने या ना माने, दोनों बात। राज्य गवर्नमेंट चाहे तो प्रधानिक चुने, चाहे तो ना चुने, अगर अनुच्छेद 40 में है तो ये डीपीएसपी में था तो कोई इस पे ध्यान नहीं देता था। क्या जरूरत है, वो तो नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रधान बने चाहे ना बने, गया तेल लेने, उनसे क्या मतलब, उनको थोड़ी मिलने वाला है, तो इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे। ठीक, लेकिन राजस्थान ने इस पे ध्यान दिया और नागौर जिले में पहली बार प्रधानी का चुनाव हुआ और यहाँ पे प्रधान चुना गया। इसी के जस्ट 2 साल बाद 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बनता है जो स्थानीय सुशासन को स्वीकार किया और आंध्र प्रदेश में भी प्रधान का चुनाव हुआ। ठीक, 2 राज्यों ने शुरुआत कर दिया, लेकिन अब आगे धीरे धीरे कोई राज्य इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई राज्य नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ तो समितियां धीरे धीरे बनती गई इसके सुधार के लिए। अब अगली समिति आई अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में आई। ध्यान से समझिएगा, बलवंत राय मेहता 3 शब्द है तो त्रिस्तरीय पंचायत कहे। अशोक मेहता दो अक्षर है तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी समिति ने पंचायत चुनाव या स्थानीय सुशासन के लिए 2 स्तरीय की सुझाव दिया था, तो 2 स्तरीय सुझाव AM यानी अशोक मेहता ने दिया था। कितने स्तर के चुनाव के? 2। इन्होंने कहा था एक क्षेत्र लेवल का हो, यानी ब्लॉक प्रमुख होना चाहिए, एक जिला प्रमुख जिला पंचायत होना चाहिए। प्रधान को इन्होंने गायब कर दिया। ठीक है ना, किसको गायब किया? प्रधान को, सॉरी नहीं, प्रधान को लिया, क्षेत्र पंचायत को गायब कर दिया, बीच वाले को BDC वालों को हटा दिया। ठीक, 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता। आगे चलते हैं 1984 ईस्वी में LM सिंधवी एक व्यक्ति है, LM सिंधवी। ठीक है ना, ये जो LM सिंधवी है ये समिति आती है 1984 ईस्वी में। इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत की बात की, लेकिन बात करने से पहले इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोल दी। क्या बोल दी? कि पंचायत को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी जब तक हर राज्य में लागू नहीं कराया जाएगा, तब तक ये बात सही साबित नहीं होगी। जो गांधी जी सोचते थे वो जमीन स्तर पे नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले LM सिंधवी ने इसके संवैधानिक दर्जा की मांग की। किसकी मांग की? संवैधानिक दर्जा। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई चीज डीपीएसपी में लिखा है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है, तो राज्य सरकार चाहे तो उसे फॉलो करे और चाहे तो ना करे। लेकिन जैसे ही किसी बात को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा तो राज्य गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके लिए अनुच्छेद बनाना चाहिए। राजीव गांधी की सरकार थी 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने एक बिल लाया, 64वां संविधान संशोधन। कौन सा? 64वां संविधान संशोधन। इसके तहत राजीव गांधी चाहते थे कि पूरे देश में पंचायत का चुनाव कराया जाए, पूरे भारत में। और ये जैसे ही सदन में लाया गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास ही नहीं हुआ और मैटर फंस गया और संवैधानिक दर्जा इसे नहीं प्राप्त हो पाया। ठीक है ना, ये शुरुआत किए थे राजीव गांधी। राजीव गांधी चाहते थे कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव हो, प्रधान चुना जाए। लेकिन बिल लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं पास हुआ, तो कानून का रूप नहीं धारण करेगा, इसीलिए ये क्या कानून यानी संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त कर पाया। आगे चलते हैं, नरसिंहा राव जो है आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, PV नरसिंहा राव। ठीक, जब PV नरसिंहा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बने, वो दौर चल रहा था 1952 ईस्वी का।
अब इन्होंने एक बिल लेके आए और इस बिल का नाम था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। और ये बिल जैसे ही लोकसभा में रखा गया पास, राज्यसभा में रखा गया पास, राष्ट्रपति के पास गया पास, तीनों जगह पास, और ये संविधान का हिस्सा बना। और जब कोई भी चीज संविधान का हिस्सा बनता है तो उसके लिए विशेष अनुच्छेद दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद देखा जाए, जैसे ध्यान से समझिएगा, शिक्षा 0 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, और जैसे ही इसे संवैधानिक दर्जा मिला वैसे अनुच्छेद 21 का ए इसमें आ गया। 21 के ए में निःशुल्क शिक्षा की बात कही। वैसे ही जैसे इसको संवैधानिक दर्जा मिला, इसमें कुछ अनुच्छेद जुड़े, उस अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा, 243 से 243 ओ तक चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ध्यान से, ये 243 इसलिए लिखा कि एक है ग्राम पंचायत का गठन, फिर 243 ए एक अलग से दिया गया, ए से ओ तक नहीं कह सकते, 243 से ओ तक। अब अनुच्छेद भी पता चल गया, पंचायत के लिए जो अनुच्छेद है वो 243 से 243 ओ तक, यानी ए बी सी ओ तक जाएंगे, पूरा नियम इसमें लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता तीन लोगों की समिति त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, LM सिंघवी ने 3 स्तरीय और साथ में संवैधानिक दर्जा की मांग किया था, LM सिंघवी समिति ने। इसीलिए इसको यहां पास किया गया, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ 1952 में 73वां संविधान संशोधन। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल के दिन। ध्यान से, 24 अप्रैल, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1993 को पूरे भारत में इस नियम को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में नियम बनाया गया कि प्रत्येक राज्य प्रधान का चुनाव कराएगा, और ये हर एक पंचायत में एक प्रधान चुना जाएगा। ठीक, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। ये आपसे बहुत पूछेगा, याद कर लीजिए, पंचायती राज दिवस। ठीक है ना। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी राज्य स्तर की नौकरियां आएंगे सब में महत्वपूर्ण है। लेखपाल में विश्वास मानिए 4-5 क्वेश्चन इसी से पूछता है, क्योंकि उसका काम ही गांव का है। लेखपाल गांव में काम करेगा, खेत में करेगा, तो मिट्टी से, खेतों से और पंचायत से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक आप सुने होंगे वीडियो का, ठीक है ना, एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, 2 होते हैं, और दोनों का फॉर्म आता है, जो भरता है, एग्जाम निकालता है, वो बनता है वीडियो। एक होता है, ये ध्यान से देखिए, VDO, और एक होता है VDO। ये है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक होता है CEO। ठीक, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऐसे करके बनता है। ठीक है ना, तो ये 3 होते हैं। ये जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये ग्राम प्रधान का मदद करता है। ये ध्यान से समझिएगा, प्रधान भी चुना जाएगा। प्रधान को सलाह देने के लिए जितने वार्ड हैं गांव में, उतने सदस्य चुने जाएंगे, और वो सदस्य तय करेंगे कि हमारे वार्ड में किस व्यक्ति को कौन सी चीजें की जरूरत है, कहां पे सड़क की जरूरत, कहां पे नाली की जरूरत। अब ध्यान से देखिएगा, गांव का विकास होता कैसे है। अब आप प्रधान बनने के बाद आप प्रधान का हिसाब किताब देख लीजिए, पूरा हिसाब किताब मैं बता रहा हूं। एक प्रधान होगा, इस प्रधान के, मान लेते हैं एक गांव में 6 वार्ड है, तो इसके 6 सदस्य चुने जाएंगे। अगर 10 होगा तो 10, 7 होंगे तो 7 सदस्य चुने जाएंगे। आप प्रधानी के चुनाव में सदस्य का भी चुनाव देते हैं, आपको नहीं पता होगा, जब वोट देने जाएंगे पता होगा, लेकिन इन सदस्य को ज्यादातर निर्विरोध चुन लिया जाता है, इसलिए इनका चुनाव नहीं होता। अब ये सदस्य अपने हर एक क्षेत्र का क्या करेंगे, बताएंगे हमारे यहाँ समस्याएं क्या चल रही है। ठीक, और प्रधान इस पे पूरा का पूरा एनालिसिस करेगा, और प्रधान को मदद और सलाह देने के लिए एक सरकारी ऑफिसर चुना जाएगा, उसको कहेंगे वीडियो, यानी ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो वीडियो होगा, ये प्रधान को सलाह देगा कि आप कैसे विकास करिए गांव का। हो सकता है प्रधान अनपढ़ हो, न कर पाए, उसको कोई ना जानकारी हो, इसलिए सरकार अपना भी आदमी भेजा है,
और तुम जिसको जिताए हो, जिस पे भरोसा किए हो, उसको भी रखा है। ठीक, इसके ऊपर विधायक को भी रखा है, विधायक के ऊपर सांसद को भी रखा है, तब वो स्वयं बैठा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। कहते हैं दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं, दालिये पूरी काली है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दाल दिख जा रहा है। ठीक है ना, ये सिस्टम है अपने यहाँ का सरकार। और ये जब संविधान पढ़ेंगे तो आपको नियम बहुत अच्छे से पता चलेगा, कितना बढ़िया बढ़िया नियम है, लेकिन एक तो नियम दिखेगा नहीं। ठीक, और मान लीजिए प्रधान अपना कर्म और कर्तव्य नहीं कर रहा है, पूरा पैसा खाए जा रहा है, तो ये सदस्य 2/3 बहुमत से, कितना 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्षों के बाद लेते आए तो प्रधान को अपनी गद्दी से उतरना पड़ेगा। आज तक कोई प्रधान बता दो जो प्रधान बनने के बाद उसको गद्दी से उतरना पड़ा हो, कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि प्रधान को भी गद्दी से उतारा जा सकता है। ठीक, इन सदस्यों के माध्यम से 2 वर्षों के बाद 2/3 बहुमत से अगर ये लोग पास कर दिए तो प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और प्रधानी का चुनाव फिर से उस गांव में कराया जाएगा, इसलिए कि ये विकास नहीं कर रहा है। लेकिन समस्या की जड़ ये है कि सदस्य को पता ही नहीं है कि मैं प्रधान को कुर्सी से हटा सकता हूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है ना, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो 92 संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। संविधान संशोधन 73वां, भाग 9 अनुसूची 11। ये ध्यान रखिए, टोटल विषय कितने हैं? 29 विषय। कितने विषय है? 29। अनुसूची 11 में 29 विषय, भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ये सब पंचायत के बारे में बात करता है। अब कुछ लाइन और है, जरा सा हम देख लेते हैं पंचायत का नियम क्या है, नियम कानून देख लिया जाए, फिर नगर पालिका पे चलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए ग्राम पंचायत कैसे बनेगा। ग्राम सभा, सबसे पहले क्या होता है? ग्राम सभा। ये जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा का नियम है कि वोटर लिस्ट में कम से कम 200, एक क्षेत्र के 200 व्यक्तियों का नाम दर्ज होगा, तब उसे ग्राम सभा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है ना, और ग्राम सभा को मिला के, 2-4 ग्राम सभा को मिला के ग्राम पंचायत बनता है। क्या बनता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और जो ग्राम पंचायत बनेगा, इसी ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है। ये बात ध्यान रख लीजिए। कई कई जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां पे 2-3 गांव मिला के तब प्रधान होता है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, गरेथा, आंधी और लच्छन चौकठा, 3 गांव का एक प्रधान होता है। ठीक है ना, सही बात है, गरेथा वाले बताएं। गरेथा, आंधी और लच्छन चौकठा, 3 गांव को मिला के केवल एक प्रधान होता है। गरेथा का कोई प्रधान नहीं होता, आंधी का प्रधान गरेथा का भी प्रधान माना जाएगा। ठीक, ये होता क्यों है? क्योंकि वहां पे ग्राम सभाएं जो है वो छोटी छोटी हैं, तो अदर गांव को भी मिला के एक पूरा वैल्यू बना दिया गया, पूरा क्षेत्र बनाया गया, वहां का एक प्रधान। अब दिघिया गांव बड़ा है, यहाँ पे जनसंख्या काफी है, ग्राम सभा भी पर्याप्त है, तो यहाँ का एक प्रधान चुना जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, और ये चुनाव प्रत्यक्ष होगा, और प्रत्यक्ष किसके द्वारा होगा? डायरेक्ट जनता के द्वारा होगा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ये जो प्रधान चुना जाएगा, ठीक है ना, जनता इसको चुनेगी। प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष अनिवार्य है। 21 वर्ष के आप होंगे तभी चुनाव लड़ सकते हैं, वरना नहीं लड़ सकते। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा आपका चुनाव किया जाएगा। 18 वर्ष के ऊपर जितने भी मतदाता सूची में दर्ज है, वो सभी क्या करेंगे? चुनाव में वोट डालेंगे। इसके बाद आता है क्षेत्र पंचायत। ठीक, कुछ चीजें और है, ध्यान से देखिएगा। 1/3 महिला सीट होती है। ठीक है ना, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। 1/3 मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 300 गांव है, तो राज्य सरकार यानी जो भी मुख्यमंत्री होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि 300 में से 300 का 1/3 करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। 300 गांव में से 100 गांव में महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, पुरुष नहीं लड़ेंगे। इसी को कहते हैं 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। हर एक राज्य में एक नियम है, और राज्य चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बिहार का। बिहार राज्य में कितना है? 50%। वहां पे अगर 200 गांव है तो 100 प्रधान पुरुष होंगे, 100 महिला होंगे। पंचायत में इन्होंने 50% क्या दे दिया है? आरक्षण।
अभी विधानसभा में कह दूं 50% आरक्षण दीजिए, तब नानी याद आ जाएंगे, तब नहीं देंगे। जानते हैं अदानी प्रधानी का बहुत वैल्यू नहीं है, तो दे दिए 50%। फिर भी सही, छोटे स्तर पे ही सही, महिलाओं को इज्जत और सम्मान तो मिला। बिहार में 50% क्या है, महिलाओं का आरक्षण है, यानी वहां का अगर आप 10 प्रधान देखेंगे तो 100% 5 महिला होगी, 5 पुरुष। जबकि उत्तर प्रदेश में 1/3 है, यानी 300 में से 100 महिला होगी और 200 पुरुष होंगे। ये नियम बनाया गया। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए जनसंख्या के हिसाब से वहां का सीट आरक्षित किया गया। इनकी जैसी जनसंख्या रहेगी वैसा इनका सीट होगा। ठीक, तो आप सुनते होंगे इस बार प्रधानी एससी सीट है, इस बार एसटी सीट है, इस बार ओबीसी सीट है, इस बार सामान्य सीट है। ये सब आपको सुनने में आता है कि नहीं आता है? तो ये क्या होता है, ये बात संविधान में लिखा गया है कि जनसंख्या के आधार पे समय समय पे सीटों का आवंटन आपको करना है। कब कितनी सीटें एससी की होगी, कहां कहां होगी एसटी की। अब ये फिक्स नहीं कर दिया कि डिगिया गांव हमेशा एससी सीट रहेगा ना, एक बार सामान्य, 2 बार सामान्य, तीसरी बार ओबीसी, चौथी बार एससी कर दिया। यानी 20 साल 25 साल में एक बार एससी सीट आ गई। ऐसे हर एक गांव में होता है। तो एससी सीट भी फिक्स किया गया है। एससी और ओबीसी के लिए ध्यान से, ओबीसी, ठीक है ना, ओबीसी एक समुदाय है, पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं। ओबीसी के लिए राज्य को स्वतंत्र कर दिया। आप चाहें तो सीट यहां का रखें ओबीसी का, आप चाहें तो ना रखें। तो ओबीसी का कंफर्म नहीं है, राज्य सरकार चाहेगी तो ओबीसी सीट बनाएगी और राज्य सरकार चाहेगी तो ओबीसी सीट नहीं बनाएगी। यानी प्रधानी के चुनाव में ओबीसी जरूरी रहेगा, केवल ओबीसी चुनाव लड़े। ये राज्य गवर्नमेंट, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सीएम तय करेगा कि मैं ओबीसी सीट रखूं या ना रखूं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ये हुआ ग्राम पंचायत का जो सदस्य चुना जाएगा प्रत्यक्ष, उसकी बात। अब प्रत्यक्ष ग्राम प्रधान की बात तो हो गया। अब ग्राम प्रधान के बाद आते हैं बीडीसी, जिसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है पंचायत समिति। क्या नाम है? पंचायत समिति। ठीक है ना। पंचायत समिति में क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझिए। इसमें जो मेन इसका अध्यक्ष होगा कौन? ब्लॉक प्रमुख। जो ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख, इसको क्या कहते हैं? ये हेड होता है। ठीक है ना। किसका? बीडीसी। ठीक है ना, बीडीसी वालों का हेड होता है। और इसमें सरकार ब्लॉक प्रमुख को सलाह देने के लिए ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चुनता है, बीडीओ। और यहां प्रधान को सलाह देने के लिए बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भेजता है। ठीक है ना। और ब्लॉक प्रमुख को सलाह देने के लिए एक सरकार का और आदमी जाएगा, उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। और ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होगा, ये प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। कभी आपने देखा ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में आप गए हो वोट डालने? नहीं, आपने जिसको बीडीसी बनाया, बीडीसी वाले जाते हैं वोट डालने। आप जानते होंगे बड़े अच्छे से ये बात। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो बीडीसी का चुनाव जीतता है वही वोट डालता है। तो हम कह सकते हैं कि पंचायत समिति का जो हेड होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। ठीक है ना, ये ध्यान से समझिएगा। इसके सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं। इसके बाद आता है जिला परिषद। क्या आता है? जिला परिषद। ये जिला परिषद जो होता है, या इसी को जिला पंचायत कहते हैं, इसका जो हेड होगा, ठीक है ना, हेड, ये जो हेड होगा, ये हेड डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा, जिसको आप महापौर कहते हैं। ठीक है ना। इसको चुनेगा कौन? जो जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं। जैसे अपने इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य कौन है? बब्बू यादव जी। बब्बू यादव ही नाम है ना। वो हमारे क्या है? जिला पंचायत सदस्य हैं। जब भी महापौर की बात आएगी, ठीक है ना, तो जिला लेवल की बात आएगी, तो हम सभी का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? बब्बू यादव जी, जो हमारे क्या है? जिला पंचायत है। ठीक है ना। तो हम सभी का नेतृत्व वो करेंगे। तो जिला लेवल पे जिला पंचायत होगा। क्या होगा? जिला पंचायत होगा। तो जिला पंचायत का जो हेड होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। किससे चुना जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। मेन प्रधान वाला होता है। इन सब में वही थ्योरी चलेगी। 1/3 क्या होगा? महिलाओं का आरक्षण होगा। एससी एसटी सीट जनसंख्या के आधार पे चुनी जाएगी। ठीक है ना। और जो भी प्रधान चुना जाएगा वो कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा? 5 वर्ष। और चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए?
21 वर्ष, यही है अपना पूरा का पूरा ग्राम पंचायत, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन मैं आपसे कल, आज तो नहीं, कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। और रात में ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसलिए इसको आज से ही तैयार रखें, ठीक। अब आगे पांडे सर आपको पढ़ाएंगे, मैं वैसे भी टाइम ले लिया हूं 3:30।